नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीएनएस दृष्टिकोण के दूसरे अंक में। इस एपिसोड में हम लोग आज बात ये करेंगे कि ट्विटर पर मेरे पास एक सज्जन ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ भेजी जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता शहर में, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता शहर में 62 सड़कों पर साइकिल के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। तो उसमें साइकिल धारक जो हैं वो नहीं जा सकते। और तो वो प्रतिबंध क्यों लगा है और उसके बारे में ज़रा हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। तो 15 अगस्त को 2021 को शायद, अगर मैंने न्यूज़ ठीक से पढ़ी, कि जो साइकिल लोग चलाते हैं, लोग अपनी आजीविका के लिए या वे अपने काम के लिए कलकत्ता में, जैसे कि जो अखबार बांटते हैं, जो लोग दूध बांटते हैं कलकत्ता शहर में, और जो साइकिल का उपयोग करते हैं दैनिक आवागमन के लिए, उन्होंने अपील करी है ममता बनर्जी जी की सरकार से कि वो इस प्रतिबंध को हटाएं। 62 सड़कों के ऊपर, कलकत्ता की 62 सड़कों के ऊपर वो साइकिल पर जो लगा है प्रतिबंध, उसको हटाया जाए। उन्होंने ये कहा है कि वो जो सड़क सुरक्षा के नियम कानून हैं उनका वो अनुपालन करेंगे सख्ती से, और साइकिल धारकों को, साइकिल चलाने वालों को उन 62 सड़कों के ऊपर भी परमिशन मिले। तो आइए दोस्तों, पहले तो हम लोग ये देखें कि हमारी जो सड़कें हैं उस पे लोग कैसे चलते हैं, कितने लोग कार में चलते हैं, कितने लोग साइकिल चलाते हैं, आदि आदि। तो जो आखिरी सेंसस हुआ था भारत देश में, वो तो 2011 में हुआ था। तो 2011 के सेंसस में अगर आप आंकड़े देखें, जिसमें परिवर्तन कोई बहुत विशेष नहीं आया होगा, अगर अभी भी शायद अभी ऑल्दो आखिरी वही है 2011 वाला, तो उसमें सिर्फ 2.7% लोग, 2.7% लोग कार का उपयोग करते हैं आवागमन के लिए, और 13% से अधिक लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और शायद, अगर मुझे सही जानकारी है, तो 22% से ऊपर लोग पैदल चलते हैं, आदि आदि। तो अब आप ये बताइए कि तो कार पे चलते हैं 2.7 या 2.7%, और साइकिल पे चलते हैं 13.1 या 13 से ज़्यादा, और 13.1 या उससे अधिक प्रतिशत लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप, जहाँ तक जो अखबार में लिखा है कि सड़क सुरक्षा अधिनियम और कानून की जो बातचीतें हैं, अब आप खुद बता दें कि सड़क सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन कौन और उल्लंघन कौन ज़्यादा करता है। क्या कारें उल्लंघन ज़्यादा करती हैं, मोटरसाइकिलें, मोटर वाली जो गाड़ियां हैं, उनको चलाने वाले लोग सड़क सुरक्षा नियम कानून का उल्लंघन ज़्यादा करते हैं या अनुपालन ज़्यादा करते हैं, या साइकिल वाले लोग ज़्यादा करते हैं। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि साइकिल से मोटर गाड़ियाँ तेज नहीं चल पाती और आदि आदि, तो इस बारे में हम लोग ज़रा थोड़ा सा गंभीरता से समझ लें पहले। तो पहला बात तो ये है कि भारत सरकार ने, जो हमारे मंत्री हैं भारत सरकार के, नितिन गडकरी जी ने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में दुनिया के सभी अन्य देशों के मंत्रियों आदि के साथ, सरकारों के साथ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के ऊपर हस्ताक्षर करे कि पूरे देश में जो ऐसी सड़कें हैं उन पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, अधिकतम रफ्तार तय की जाएगी। ये हुआ फरवरी 2020 में। और अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी साहब ने, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा हुई, उसमें सभी देशों के प्रमुखों के साथ इस प्रस्ताव पर को पारित किया संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगस्त 2020 में, कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला जो वादा है ये ज़रूरी है। अब क्यों 30 किलोमीटर प्रति घंटा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार
इसलिए तय करी गई क्योंकि 2004 से दुनिया के अनेक देशों में के और शहरों में अ, ये रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार तय करी गई है कुछ कुछ सड़कों के ऊपर। तो और ये देखा गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार अगर अधिकतम कर दें तो सड़क दुर्घटना में तुरंत गिरावट आ जाती है। उसमें जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होने का डर है वो गिर जाता है। तो और भी तमाम प्रकार के आंकड़े आए, जैसे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर आ रही गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो उसमें मृत्यु का जो खतरा है वो बहुत कम है, 10% के आसपास है शायद। और अगर वही गाड़ी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही हो तो 90% खतरा है कि मृत्यु हो जाएगी। और वही आप अगर देखें तो अगर गाड़ी की रफ्तार और अधिक है, 50 से भी अधिक है, तो आपको मालूम है कि कितना खतरनाक सड़क दुर्घटना हो सकती है। तो एक मोटी बात यह है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार, ये सरकारों ने इस आंकड़े को माना और इस शोध को माना, इस प्रमाण को माना कि दुनिया की सभी सरकारों ने कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे अगर सारी गाड़ियां चलेंगी या इससे कम पर, तो ये सबके लिए सड़कें सुरक्षित होती हैं। कार वाले के लिए भी सुरक्षित होती हैं, मोटर गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित होती हैं, मोटरसाइकिल आदि। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो पैदल जा रहे हों, साइकिल पे जा रहे हों, या अन्य लोग जो पदयात्री हैं या और किसी गैर मोटर मतलब बिना मोटर वाली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं आवागमन के लिए, जैसे कि साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा आदि इस तरीके की चीज़ें, तो उनके लिए भी सुरक्षित होती है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब आप सड़क दुर्घटनाओं को देख लें तो सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा किस देश में होती हैं? सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत देश में होती हैं। भारत देश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। करीब 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मृत होते हैं। दुनिया में शायद 13 लाख का आंकड़ा है, 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मृत होते हैं। और ये बात भी समझ लीजिए कि भारत सरकार ने खुद ये बात मानी है कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी, उससे हुई दुर्घटना। तो अब आप ये बताइए, हाई स्पीड या तेज रफ्तार पे कौन चल सकता है? क्या साइकिल चल सकती है या मोटर गाड़ी चल सकती है? तो अगर 62 सड़कों को कलकत्ता की उनको सुरक्षित बनाना है तो किसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए? मोटर गाड़ियों के ऊपर या साइकिल के ऊपर? और दूसरी बात यह है कि जो उल्लंघन करता है सड़क सुरक्षा नियम कानून का, तो वो साइकिल ज़्यादा करती है या मोटर गाड़ी ज़्यादा करती है? आप खुद ही बताएं। सबको सड़क सुरक्षा नियम कानून का अनुपालन करना चाहिए, चाहे वो पैदल चलता हुआ व्यक्ति हो या साइकिल पर चलता हुआ हो या साइकिल रिक्शा पर चलता हुआ हो या मोटरसाइकिल पर हो, स्कूटर पे हो, कार पे हो, घोड़ा गाड़ी पर हो। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के यातायात चलते हैं, साधन चलते हैं, तो सभी को करना चाहिए, ये बात तो तय है। चाहे वो बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं, उनको भी सड़क सुरक्षा नियम कानून का अनुपालन करना चाहिए। और सबसे अहम तो ये है कि मंत्रियों को, जो हमारे यहाँ निर्वाचित पदाधिकारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी गाड़ियाँ हैं, उनको तो सर्वप्रथम सारे नियम कानून का अनुपालन करना चाहिए। हम लोग तो, ये कौन है जो नियम कानून तोड़ रहा है? जिसको तोड़ रहा है, जो नियम कानून सड़क का तोड़ता है, सड़क सुरक्षा का, उसको दंडित करने का हमारे यहाँ कानूनन प्रावधान है। तो आप उनको दंडित करिए। साइकिल में नंबर नहीं होता है तो आप उसका कोई और तरीका निकालिए कि वो बिना किसी को ज़बरदस्ती का कोई कष्ट किए कि अब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए या साइकिल, हर साइकिल का एक अलग नंबर हो, ये सब इस तरीके के गैर फजूल खर्ची वाले काम के बजाय आप ये जागरूकता बढ़ाएं कि साइकिल या और तरीके अपनाएं जिससे कि सभी लोग सड़क सुरक्षा का अनुपालन करें।
लेकिन साइकिल सवार अगर सड़क सुरक्षा नियम कानून का अनुपालन नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद साइकिल चलाता हूं, तो ये बात मैं काफ़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं सड़क सुरक्षा नियम कानून का अनुपालन नहीं करूंगा तो सबसे बड़ा खतरा सड़क पर बाकी चलते हुए लोगों को जो है वो तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो मुझको खुद को है। अगर मैंने नियम कानून का अनुपालन नहीं किया और ध्यान साइकिल चलाने से भटकाया और मेरी साइकिल का दुर्घटना हो गई, तो सबसे ज़्यादा चोट तो मुझे ही लगेगी और मृत होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा मेरे लिए है। और जो कार वाहक है, हो सकता है वो सीट बेल्ट और एयर बैग आदि से बच जाए। तो ये बात भी थोड़ा समझना ज़रूरी है कि 62 सड़कों के ऊपर कलकत्ता की साइकिलों को वापस फिर से आने दिया जाए और कार वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, अन्य मोटर गाड़ियों को रेगुलेट किया जाए कि वो उनकी जो अधिकतम गति सीमा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। भारत सरकार ने भी ये वादा किया है कि पूरे देश में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जो शहरी सड़कें हैं उनके ऊपर ये गति सीमा लागू होगी। तो भाई आप उसको शहरों से लागू करवाइए, क्योंकि इसमें देरी कैसी? क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में तो पहली बात है, कोई भी सड़क दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। सड़कें सबके लिए सुरक्षित होनी चाहिए, सिर्फ कार वाहक के लिए ही नहीं, साइकिल वाहक के लिए भी, पदयात्री के लिए भी, और जो लोग सड़क पर पटरी दुकानदार हैं या जो बच्चे स्कूल आदि जाते हैं, उन सब के लिए भी सड़कें सुरक्षित होना चाहिए। जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए भी सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे यहाँ बेघर लोग और भी एक बहुत ही शर्मनाक हकीकत है हमारे देश में कि लोग सड़कों पे सोते हैं या सड़क किनारे सोते हैं। तो ये भी एक हमारे जो समाज में व्याप्त गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था है, ये उसी का ही परिणाम है कि लोग ऐसे रहने को और जीने को विवश हैं। तो इस पर तो खैर अलग बात हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। तो हम लोग अभी मेन मुद्दे पे वापस आएँ कि सड़कों मूलतः सबके लिए सुरक्षित होनी चाहिए और साइकिल से खतरा कम है 62 सड़कों पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से, बल्कि मोटर व्हीकल और मोटर वाली गाड़ियों से ज़्यादा सुरक्षा और खतरा है। तो एक तो ये बात, पर्यावरण की दृष्टि से भी आप देख लीजिए, तो जो लोग साइकिल चला रहे हैं, अगर आप उन्हें 62 सड़कों के ऊपर साइकिल नहीं चलाने देंगे और उन्हें अपना व्यापार करना है, अखबार वालों को अगर अखबार बांटना है, दूध वालों को अगर दूध बांटना है, और 62 सड़कों के ऊपर अगर साइकिल नहीं अलाउ है, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर संभव होगा तो मजबूर होके अपनी जमा पूंजी से या उधारी लेकर मोटर गाड़ी खरीदेंगे या कोई और जन सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे, जिससे कि वो कलकत्ता में उन 62 सड़कों पर अपना आजीविका कमा सकें। तो क्या हम लोग साइकिल वालों को विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती मोटर गाड़ियाँ खरीदें? क्या ये पर्यावरण के लिए अच्छा है? इससे ज़्यादा जो लोग साइकिल चला रहे हैं, अगर वो भी मोटर गाड़ियाँ खरीद लें, तो क्या इससे हमारी सड़कें सुरक्षित होंगी या खतरा और बढ़ेगा? होना तो ठीक उल्टा चाहिए। आप मोटर गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध लगवाएं, उनको नियंत्रित करें, उन पर सख्ती से उनको नियंत्रित करें, उनकी गति को नियंत्रित करें। वो सब कानून, सड़क सुरक्षा कानून नियम का अनुपालन कर रही हों मोटर गाड़ियाँ, और अधिकांश लोग जो अगर संभव है उनके लिए, तो अगर वो साइकिल चलाएं, पैदल चलें या सार्वजनिक यातायात साधनों का उपयोग करें, तो ये तो पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सड़कें भी सुरक्षित होंगी। और आर्थिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये एक बेहतर कदम होगा। तो हम लोग की हमारी अपील है कि ममता बनर्जी जी की सरकार से, पश्चिम बंगाल की सरकार से, कलकत्ता का जो प्रशासन है उससे, कि आप
जो 62 सड़कों के ऊपर, शहर की 62 सड़कों पे जो साइकिल के ऊपर प्रतिबंध लगा है उसको आप हटाएं, और मोटर गाड़ियों को और सख्ती से नियंत्रित करें, उनकी गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ना होने दें, और सभी लोग, चाहे वो साइकिल चालक हो या मोटर गाड़ी चालक हो या पैदल चलने वाला व्यक्ति हो या अन्य कोई साधन से चल रहा हो, सभी लोग सारी सड़क सुरक्षा अधिनियम नियम और कानून का अनुपालन करें, क्योंकि ये सबके हित में है। और बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सड़क दुर्घटना ना हो, कोई भी सड़क में दुर्घटना में मृत्यु भी ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोई भी ऐसा कदम सड़क सुरक्षा की दृष्टि से या उसके बहाने ना उठाएं कि लोग विवश होकर, मजबूर होकर कार और मोटरसाइकिल उद्योग की कठपुतली बन जाएं, उधारी लेकर अपनी जमा पूंजी को खर्चा करके ज़बरदस्ती वो साइकिल छोड़ मोटर गाड़ियों की तरफ बढ़ें। बल्कि ठीक हमें उल्टा करना है कि जो लोग साइकिल चला सकते हैं वो साइकिल चलाएं, जो पैदल चल सकते हैं वो पैदल चलें। और सबसे ज़रूरी काम जो है प्रदेश सरकार का, देश की सरकार का, जिला प्रशासन का, कि शहर की जन सार्वजनिक यातायात सेवा इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को अपने आप ही उनको लगने लगे कि प्राइवेट व्हीकल को खरीदना, मेंटेन करना एक गैर ज़रूरी काम है, ज़बरदस्ती का काम है, कोई इससे एक ये सरदर्दी है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी जन सार्वजनिक यातायात सेवा, आवागमन के लिए परिवहन सेवा इतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर इतने जिन देशों में, शहरों में जन यातायात परिवहन सेवा अच्छी है, वहाँ आप देखिए, वहाँ पे कार, मोटरसाइकिल अपनी पर्सनल खरीद के रखना कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर समय आपके लिए बढ़िया, आरामदायक और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या निःशुल्क आपके लिए सेवा उपलब्ध है। तो आप जहाँ पे सरकारी सेवा जितनी स्ट्रांग होगी वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मुझे समझ में आता है कि मेरी ज़िंदगी में, मैं करीब 50 साल का मेरी उम्र हो रही है, तो उसमें मैंने पहले कभी नहीं देखा कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने घरों में खरीद के रखे हों। लेकिन कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों के लिए संभव था आर्थिक आदि दृष्टि से, उन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतज़ाम करे, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाए, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए, जिनको अपने परिवारजनों को, अभिभावक और जानने वालों को जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक खरीद डाले। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सरकारी जो स्वास्थ्य सेवा है वो उतनी सशक्त नहीं थी कि सबको ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके। और हम लोगों ने देखा कि महामारी और कैसी एक कैसी त्रासदी हुई अप्रैल मई 2021 में। उसके तो मेरा कहना सिर्फ मात्र इतना है कि अगर सरकारी सेवा सशक्त होगी, अगर मुझे ये भरोसा है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, तो मैं सरकारी अस्पताल में जाके ऑक्सीजन मुझे मिलेगी, तो मैं क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर खर्चा करूंगा उसके ऊपर? क्यों अपना निजी खरीद के रखूंगा? काहे के लिए? क्योंकि वहाँ सरकारी सेवा तो है ही, ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं पर मुझे जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो यहाँ पर सरकारी जितनी सेवाएं, चाहे वो यातायात आवागमन सेवा हो, परिवहन सेवा हो, या शिक्षा, सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्वास्थ्य सेवा हो, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी अच्छी होगी, सामाजिक सुरक्षा हो, ये जितनी ज़्यादा सशक्त होगी, जितनी ज़्यादा सुधरेगी और समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जितनी अधिक रहेगी, उतना ही हम देखेंगे कि लोग समृद्ध होंगे, सतत विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और जो उद्योग का जो मुनाफा है उस पर भी अंकुश लगेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं बता लेता हूँ और ये CNS दृष्टिकोण के दूसरे एपिसोड को विराम देता हूँ, और हम लोग कल फिर इसी समय
फिर से आपके साथ एक अलग मुद्दे पे अपनी बात रखेंगे। आप सब लोगों से विनती है कि आप अपना मत अपना अपने अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हम लोगों से साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।